से छोड़ सकते हो, इसका खास जरूरत नहीं है, बट क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल यू कैन सी कई बार जरूरत पड़ जाती है रेट ऑफ चेंज की। एक बार ब्रीफली देख लो क्या है ना, इसकी पर्पज कुछ खास नहीं है, एक इसका टर्मिनोलॉजी है, इंटरप्रिटेशन है। हाँ हाँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का है, तीनों रिलेटेड भी है एक्चुअली, रेट मेजर भी कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है। देखो तो मैं थोड़ा आता हूँ इसके कॉन्सेप्ट पे। सो रेट मेजर में क्या है, कुछ नहीं, जैसे मान लो dy बाई dx है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे f डैश x है, रेट ऑफ चेंज ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मतलब है। अब जैसे मान लो क्या होता है रेट ऑफ चेंज, अब ये चेंज दो तरह का हो सकता है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे ऐसा होगा कि मैं कुछ रिमार्क में थ्योरम लिख देता हूं ऐसे ही, कि मान लो ऐसा है कि रेट ऑफ चेंज अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, सो रेट ऑफ हाँ चेंज इज पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ, मतलब dy by dx इज पॉजिटिव, तो y is increasing with respect to x. So if and only if y is increasing with respect to x, और इसका क्या मतलब है कि x को इंक्रीज करेंगे y भी इंक्रीज करेगी, तो रेट पॉजिटिव है एक्चुअली। अगर x इंक्रीज कर रही है y डिक्रीज कर रही है तो रेट नेगेटिव है इसका मतलब। तो उस केस में क्या होता है, दूसरा मान लो ऐसा है कि रेट ऑफ चेंज, हालांकि यहां बात कर रहा हूं ये, तो यहां जो मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये चीज है। यहां भी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज नेगेटिव, मतलब dy by dx नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ y is decreasing with respect to x। so मतलब सिंपली समझ आया ना पॉइंट कहना क्या चाह रहा हूं, तो इसका मतलब है, तो इसको शॉर्ट में लिखे, मैं ये कहना चाह रहा था दैट इज, पहला पॉइंट ये था कि dy by dx पॉजिटिव है, इसका ये मतलब हुआ कि रेट पॉजिटिव है, सो y इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये मतलब इंक्रीजिंग हमारा y इंक्रीजिंग नोटेशन यूज कर रहा हूं। और अगर डिक्रीजिंग होगा मतलब अगर नेगेटिव है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये नेगेटिव है तो यहां से आ जाएगा ये, तो नेगेटिव कब होगा, जब x बढ़ रही थी तो y घट रही है, इस तरह से। सो रेट डिक्रीजिंग नेगेटिव है इसका मतलब। तो बेसिक आइडिया ये है, जनरली आप लोग जानते हो ना, जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मान लो ds/dt लिख लो, ये डेफिनेशन है। सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ds/dt। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है, फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स है उसकी बात कर रहा हूं। तो रेट ऑफ चेंज कहीं ना कहीं डेरिवेटिव के टर्म में आता है जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात होती है एट पॉइंट, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं। तो बेसिक ये आइडिया है इस टॉपिक का। मैं एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं। जनरली रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में बात किया जाता है, जैसे है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो विथ रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब टाइम है। अगर सिर्फ कहीं पे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर वहां पे कुछ नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बात किया जा रहा है, ये चीज है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे देख लो, इतना ही आइडिया है। तो रेट मेजर में यही थ्योरी है, इतना ही थ्योरी है, उसमें यही समझना है। इसी पे क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, किसी को पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, तो मेनली ये है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है रेट के टर्म में अगर बात करें तो। हम ds/dt बताया है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ, सर डेल्टा और डी में डिफरेंस क्या है? जी डेल्टा इंटरवल पे होता है, डी पॉइंट पे होता है।
ठीक है ना। डेल्टा एक इंटरवल में बात करते हैं हम लोग, तो वो y2 माइनस y1 जो है ना वो डेल्टा y है, x2 माइनस x1 वो डेल्टा x है, ठीक है। और dx dy एज एट अ पॉइंट बात होते हैं, डेल्टा ऑन इंटरवल। हाँ ये सब कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एनसीईटी में है, एनसीईटी ढंग से कवर कर लिया तो इसमें 95% कवर। यस करेक्ट करेक्ट, थ्योरीज एटलीस्ट सब कुछ वहां पे है। क्वेश्चन भले यहाँ डिफिकल्ट होगा जेडबलई में, बट थ्योरी सब कुछ एनसीईआरटी में है ऑलरेडी। यस, इसे देखो मैं इसलिए कहता हूँ टीचर हेल्प के लिए है। आप ये कभी मत सोचो टीचर सब कुछ पढ़ाएगा। यू डू सेल्फ स्टडी, जहां आपको डाउट हो वहां डिस्कस करो। टीचर इज फॉर हेल्प, नॉट टू, है ना, जो पढ़ाएगा वो सब कुछ, वो तो पढ़ा ही रहा है सब कुछ, लेकिन आप जितना ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतना ज्यादा आपके मतलब स्ट्रांग रहेगा आपके कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये है, वो तो हेल्प के लिए मैं बता ही रहा हूँ। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखी है। हाँ हाँ तो आप डेल्टा और टी के बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ, उसका कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। डेल्टा में बोल रहा हूँ, डेल्टा वाई लिखा रहेगा, डेल्टा की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। डेल्टा वाई मैं बोला ना y2 माइनस y1, ये चीज है। डेल्टा इज लाइक एप्सिलॉन, ये समझ लो, ठीक है, उस तरह से। बट इसका अभी इसका पढ़ाने कोई वो जरूरत नहीं है, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो इसका कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। अब इसका हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ D is instantaneous, this is instantaneous at a point and delta is on interval, ठीक है ना। अब उसकी मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है उस चीज की, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक है, जाके पढ़ो वहां पे, एलिमेंट ऑफ द एनसीईआरटी में सब है, कोशिश करो समझने का। ये है, तो अभी मुझे डेल्टा की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए डेल्टा का डिस्कस नहीं करेंगे। देखो मतलब रेट मेजर एक मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसी को मैं करके बता देता हूँ। तो ये कोई भी कर सकते हैं, बट यू कैन स्किप दिस पार्ट अगर चाहो तो, बस अभी समझने के लिए देख लो, इफ यू वांट यू कैन स्किप, क्योंकि ये सब डायरेक्टली नहीं है सिलेबस में, बट इसके जो आपके जो क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन होगा वो कहीं हेल्प कर सकता है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि डायरेक्ट ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसके जो जस्ट इंटरप्रिटेशन है वो कहीं हेल्प करेगा आगे हमें। मतलब मुझे मतलब पता होना चाहिए कि dy by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है, ये बस होना चाहिए, तो इसलिए बता रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन करवा कर दिखा देता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन ही बता देता हूँ। बाकी इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, जैम गेट में, बस वो समझने के लिए देख लो। फिर भी a spherical iron ball of radius 10 cm is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at a rate of 50 centimeter cube per minute। तो एक स्फेरिकल आयरन है, अभी बताओ सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट किसका यूनिट है? हाँ, क्यूब वॉल्यूम का, तो ये एक्चुअली dv अपॉन dt, v यहाँ वॉल्यूम है, तो v का मतलब यहाँ वॉल्यूम बोल रहा हूँ, ठीक है। सो dv अपॉन dt दे रखा है मुझे कितना, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। आगे आओ, व्हेन द थिकनेस ऑफ द आइस इज 5 सेंटीमीटर, थिकनेस तो क्या मतलब है, स्फीयर था ना ये, तो स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर, अच्छा ये सर वो कोटेड का बात कर रहे हैं। कोटेड का बात कर रहा ना, ओके। सो स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जैसे r जो है 10 है, थिकनेस मान लो h है, तो r जो हो जाएगा वो 10 प्लस h हो जाएगा ना। अगर थिकनेस h है मान लो, तो इनिशियली रेडियस 10 है, और थिकनेस अगर h है तो रेडियस क्या हो जाएगा r प्लस h, थिकनेस अगर h है तो कहने के एक स्फेरिकल आयरन बॉल है रेडियस 10 का, अब कोट किया उसको लेयर ऑफ आइस विथ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का ये हो गया, ठीक है ना। व्हेन द थिकनेस ऑफ द आइस इज 5 सेंटीमीटर, व्हेन मतलब ये बात कर रहा है व्हेन h इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ये इनिशियली 10 सेंटीमीटर था, ये 10 प्लस h सेंटीमीटर होगा आफ्टर कोटिंग। तो पूछ क्या रहा है ये, देन द रेट एट विच
the thickness of the ice decreases is। ओके तो हमारे पास क्या है, जो स्फेरिकल आयरन बॉल है जिसका रेडियस तो 10 है, कोट हुआ है लेयर ऑफ आइस, ठीक है, तो मेल्ट एट द रेट ऑफ दिस, तो ये वॉल्यूम का रेट ऑफ डिक्रीजिंग रेट है ना, ये चीज है। और व्हेन द थिकनेस ऑफ द आइस 5 है, तो बताओ रेट ऑफ एट विच द थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीजेस, तो मुझे dH अपॉन dt बताना है क्या होगा। क्वेश्चन ये है, कैसे पता चला मुझे, द रेट एट विच थिकनेस, तो थिकनेस को मैंने h नाम दिया है, सो थिकनेस का रेट ऑफ चेंज चाहिए सेंटीमीटर पर मिनट में, मतलब h अपॉन t है, तो dH अपॉन dt ऑफ द आइस डिक्रीजेस। तो बताओ, सो बताओ मुझे स्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4 स्फीयर में 4/3 पाई r क्यूब, तो r तो देखो इनिशियल 10 था, लेकिन विथ कोड कितना है रेडियस, 10 प्लस h, तो यहाँ है 10 प्लस h होल क्यूब, ये वॉल्यूम एक्चुअली, तो 4/3 पाई r क्यूब, और ये ठीक है, तो यहाँ से dv अपॉन dt निकालो जरा, सो dv अपॉन dt यहाँ से निकालोगे तो 4/3 पाई, यहाँ h भी वेरिएबल है, ठीक है ना, तो h का डिफरेंस t के रेस्पेक्ट में होगा, तो जब डिफरेंशिएट करोगे आप, सो 3 टाइम 10 प्लस h होल स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करो क्या होगा, dH अपॉन dt, ये क्लियर है सबको, देख लो चेन रूल, यहाँ t तो था नहीं, तो पहले हमने 10 प्लस h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर 10 प्लस h का डेरिवेटिव आपका ये हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब मुझे ये क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है 50, ठीक है, सो मुझे ये क्वांटिटी 50 यहाँ रख दो, ठीक है, 50 रख दो, और यहाँ से आ गया 4/3 पाई, इसको 3 काट दो, सो बचा 4 पाई एंड 10 प्लस h होल स्क्वायर dH अपॉन dt, यहाँ से मुझे dH अपॉन dt चाहिए एक्चुअली, सो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 50 अपॉन 4 पाई 10 प्लस h, इसने कहा h को क्या यूज करो एंड में, 5 रख दो, 5 आंसर आ जाएगा, 10 रख दो h को, हाँ अच्छा स्क्वायर था, सॉरी हाँ स्क्वायर, ठीक है, अब तो रख दीजिए 50 अपॉन 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना, 225, चेक कर लो, तो 5 दाई 50 और 5 से काटेंगे इसको तो 5 को 20, 25, ओके, अब 5 दूने 10, 5 9 45, 2 से गया 2, तो बचे कितने 1/18 पाई, देख लो, सो दिस इज आंसर। तो ये तरीका है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चेक कर लो। तो हर क्वेश्चन में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगा, बट इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना, हम लोग जैसे करेंगे फैमिलियर, आपको समझ आएगा रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है। तो यहाँ वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ये था, तो हमने पुट किया, प्लस लिया तो माइनस भी ले सकते हो, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ बोला मेल्ट हो रहा है, डिक्रीज, तो यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये फिर माइनस में आ जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे दिखाना हो कि डिक्रीज कर रहा है तो नहीं, तो फिर प्रॉब्लम 50 रखा तो वैसे हो जाएगा, तो ऐसा। अगर ना डिक्रीज दिखाना हो मैथमेटिकली तो माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो मैंने कहा dy by dx अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रहा है y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर तुम्हें दिखाना हो कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो माइनस लगा सकते हो। जैसे मुझे दिखाना है dh, यहाँ बोला इसने डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज, तो इसलिए मैं माइनस में आंसर ले रहा हूँ, तो यहाँ माइनस रख दूंगा तो खुद ही आंसर माइनस में आ जाएगा, ये है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, बट समहाउ वी मे नीड सम टाइम, तो वो आपको पता होना चाहिए जस्ट कॉन्सेप्ट, ये बाकी भी आप कर सकते हो। ये टॉपिक प्रॉपर एनसीईआरटी में 6.1 एक्सरसाइज, अगर एनसीईआरटी चैप्टर 6 खोलेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का, तो जो 6.1 एक्सरसाइज है वो रेट मेजर ही है एक्चुअली, ठीक है। तो ये बेसिक रेट मेजर का एक बार आपको थ्योरी बता दिया, एक क्वेश्चन करा दिया जस्ट समझ के लिए। अब आगे आता हूं मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, ठीक है। ये अगर थ्योरी बता देते फिर करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं इस पे, हो जाएगा ये भी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।
चलो भाई, सो एफ कोई फंक्शन है इंटरवल आई से लेके आर में, तो मुझे बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन x1 is देखो x1 is brother देखो जी, तो ये सिंपल होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? अगर ऐसा हो जाए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू i एंड x1 मान लो मोर देन x2 है, देन अब इंक्रीजिंग में दो तरह के केस है कि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना चाह रहे हो, जस्ट इंक्रीजिंग बोलना चाह रहे हो। तो जो फॉरेन अथर वाले लोग होते हैं ना, वो लोग इंक्रीजिंग का मतलब उनका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना, वो नॉन डिक्रीजिंग वर्ड यूज करते हैं। तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब हमारे एनसीईआरटी में जो इंक्रीजिंग लिखा है वो है, तो थोड़े से वहाँ नोटेशन का वो रहता है। तो अगर x1 मोर देन x2 है, सो fx1 मोर देन fx2, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको बोलते हैं हम लोग, हमारे एनसीईआरटी में जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट। सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करोगे तो ये हो जाएगी, ठीक है, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू i। सो ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन का। सिमिलरली डिक्रीजिंग का डेफिनेशन जानोगे आप, तो ऐसे ही हो जाएगा कि f फ्रॉम i टू r, ठीक है, और फिर सेम चीजें चलेंगी, बस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां से बस आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी एक जगह की। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि x1 x2 ये बस यहाँ पे इनइक्वालिटी बदल जाएगी कि fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 हो जाएगा। तो x1 मोर देन x2 है बट fx1 इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखूंगा तो यहाँ इक्वालिटी हटा दूंगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वालिटी हटा देंगे, ये चीज है। ओके तो ये तो डेफिनेशन हो गया, इसको बोलते हैं डेफिनेशन। अब आता है थ्योरम, थ्योरम पे आ जाओ। अब आता है थ्योरम्स, जिसके हेल्प से जनरली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थ्योरम के हेल्प से। तो क्या रहता है ये कि इफ इक्वलिटी होल्ड करेगा फंक्शन के बीच में, कहाँ किसमें सर f1 सर fx1 लेस देन इक्वल होगा सर डिक्रीजिंग का केस में, या केवल लेस देन होगा? नहीं यहाँ सेम ही है दोनों। अरे यहाँ पे यही मैं बोल रहा हूँ, देखो हमने एनसीईआरटी वाला भी डेफिनेशन फॉलो किया है। जैसे दो तरह की चीजें हैं, आप एक बोलते हो डिक्रीजिंग और एक बोलते हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। तो मैं अगर इसी को थोड़ा सा और अगर आपको डेफिनेशन बढ़ाऊं, तो जैसे हमने ऐसे डिफाइन किया, जैसे फॉरेन ऑथर की बुक है ना, तो उनमें डिक्रीजिंग का मतलब वहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। जो फॉरेन ऑथर वाली बुक है, चाहे स्ट्रॉस की है या एंटन बीवन की है या क्रेजिंग वाली बुक हो गई, थॉमस फिन्नी वाली बुक हो गई, थॉमस कैलकुलस है, इन सब में देखोगे तो ये जब इंक्रीजिंग डिफाइन करेगा तो वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एक्चुअली। तो थोड़ा सा यहाँ नोटेशन का कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ वर्ड यूज करता हूं जो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, ये हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया। तो यहां डिफरेंस क्या आएगा, जस्ट इक्वलिटी हटा देंगे। सो ये हमने अभी इस तरह से डिफाइन किया। देखो क्लियर है, आप पूछो फिर से अगर कंफ्यूजन है तो अभी हम ये फॉलो करेंगे। सो अभी हम लोग ये तरीका फॉलो कर रहे हैं डेफिनेशन के लिए। तो ये हो गया डेफिनेशन। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो अभी भी। अब आते हैं थ्योरम। थ्योरम में ये होता है कि लेट f कोई फंक्शन है, पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे इसका ना, भूमिका। सो f है i to r is differentiable on i, ठीक है। फंक्शन का डोमेन i इंटरवल है, i में तो कोई इंटरवल है और ये डिफरेंशिएबल है उस पे, सच दैट कि f dash x is positive for all x belongs to i, then
क्या बोलोगे आप? अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव मोर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, तो क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? क्या मैं यहाँ इफ एंड ओनली इफ लिख सकता हूं? क्वेश्चन ये है, क्या मैं यहाँ इफ एंड ओनली इफ लिख सकता हूं इसके जगह? अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जरूरी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। काउंटर एग्जांपल बताओ। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब यहां मैं इफ, तो पता है स्टेटमेंट, एक होता है इफ देन स्टेटमेंट, एक होता है इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। तो इफ देन में क्या है, सिर्फ वन वे रोड है, तुम लेफ्ट साइड से राइट साइड जा सकते हो, राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते। यहाँ क्या है, दोनों साइड जा सकते हो तुम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये टू वे रोड है, ये वन वे रोड है। तो जहां टू वे होता है वहां इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या गारंटी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा? जैसे एक ने बताया नो, तो अगर कहीं आप नो बोलते हो तो आपके पास कोई काउंटर एग्जांपल चाहिए। सो व्हाट इज दैट काउंटर एग्जांपल? बोलो। x to the power 1/5 एक्स क्यूब ले लो, एक्स क्यूब ले लो। तो एक्स क्यूब में बताओ, एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है? और एफ डैश एक्स क्या होगा एक्स क्यूब में? एक्स बराबर 0 पे 0 है, तो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव नहीं है, स्टिल वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ठीक है ना, tan x ले लो -π/2 से π/2 में, tan x डोमेन इन i लो -π/2 से π/2, fx बराबर tan x लो। tan x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यस। क्या, अच्छा sec स्क्वायर x है ना, sec स्क्वायर x 0 कब होगा? नहीं होगा, ओह सॉरी, tan x एग्जांपल नहीं बनेगा, x क्यूब बनेगा, tan x नहीं बनेगा, क्योंकि tan x वहां 0 नहीं हो सकता कभी भी ना, मतलब उसका डेरिवेटिव, मैं sec स्क्वायर x की बात कर रहा हूं। तो सेकेंड स्क्वायर x कभी 0 नहीं होगा, तो tan x इज नॉट द एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल। तो यहाँ पे वो काउंटर एग्जांपल x क्यूब है। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि fx को तुम x क्यूब लो। सो इसका ग्राफ तुम देख सकते हो, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? डेफिनेशन से, डेफिनेशन के हिसाब से ये होता है कि जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। There will not be any two distinct point at which function will be equal, इसलिए strictly increasing है। मतलब ये strictly increasing इसीलिए है क्योंकि x1 more than x2 लोगे तो गारंटी है कि fx1 more than fx2 होगा। तो ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन कहता है कि x क्यूब strictly increasing फंक्शन है, ठीक? तो मैं बोल रहा हूं this is strictly increasing function, बट क्वेश्चन ये है, इसका जो एफ डैश एक्स है 3x², क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? क्या ऐसा हमेशा होगा? यस और नो? यस सर। नहीं, चेक करो। ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये 3x² हमेशा पॉजिटिव रहेगा? x कुछ भी रख देंगे तो फिर 0 रखने पे क्या होगा? पॉजिटिव कहाँ होगा 0 रखने पे? ये पॉजिटिव थोड़ी है, ऐसा लिखना ठीक रहेगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये ठीक है? नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस। तो कहने का मतलब ये है, हाँ ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मतलब मान सकते जहाँ पे नेगेटिव है? नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि ऐसा अगर नेगेटिव आ गया तो गारंटी है डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना? ये
एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया तो गारंटी है डिक्रीजिंग होगा सर ये वो जो फर्स्ट लाइन डिफरेंशिएबल फंक्शन हाँ ऑन इंटरवल आई, ऑन इंटरवल आई, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ इफ एंड ओनली इफ करेक्ट नहीं है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम गारंटी दे सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बट कहीं क्वेश्चन में ये लिखा है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हम ये नहीं कह सकते कि एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा, मोर देन इक्वल टू 0 हो सकता है ना, ये चीज है। डन। आगे देखो, आगे तुम्हारे पास है अगला थ्योरम, सेम ही होगा कि f कोई फंक्शन है इंटरवल i से r में इज डिफरेंशिएबल, ठीक, ऑन i। अब यहां पे so f dash x is more than 0 if and only if f is increasing function, true or false? तो ये पूछ रहा था क्या 2a करेक्ट होगा यहां पे, तो यहां 2a करेक्ट होगा कि अगर f डैश एक्स पॉजिटिव या 0 है, मोर देन इक्वल टू 0 है, तो गारंटी है फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, या इंक्रीजिंग है तो गारंटी है f डैश एक्स मोर देन इक्वल टू 0 होगा। x क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, x क्यूब इंक्रीजिंग फंक्शन भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट इंक्रीजिंग may not be स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये चीज है। जैसे कांस्टेंट फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हो, बट कांस्टेंट फंक्शन कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, नो प्रॉब्लम। इसका कोई काउंटर एग्जांपल नहीं होगा, तुम दो काउंटर एग्जांपल उसका होता है जो गलत होता है ना, जो ऑलवेज ट्रू है उसका कोई काउंटर एग्जांपल नहीं है। तो ये इंक्रीजिंग के लिए इफ एंड ओनली इफ चलेगा, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक आपको बता दिया, इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, डेफिनेशन, दो थ्योरम बताए। अच्छा यही थ्योरम हम इसको वो कर सकते हैं, जैसे मैं सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए लिखा हूं ना, आप सोच रहे हो मैं डिक्रीजिंग की बात क्यों नहीं की, तो इसी को डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया, बस सेम इफ एंड ओनली इफ यहां भी है। आओ इसको भी यही करो, इसको भी चेंज कर दें, तो यहाँ हटा दो और यहाँ हटा दो, तो ये लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन i, ठीक है। इसका भी काउंटर एग्जांपल ये भी ट्रू नहीं है, माइनस एक्स क्यूब ले लो तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ है y बराबर एक्स क्यूब का, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे तो बस माइनस क्या करेगा, ये हो जाएगा, ये हिंदी वाला फ बन गया नहीं, तो ये माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर तुम x1 मोर देन x2 लोगे तो fx1 लेस देन fx2 आएगा।
अगर तुम x1 मोर देन x2 लोगे fx1 स्ट्रिक्टली लेस देन fx2 आएगा। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो कोई कंफ्यूजन है बोलो। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की थ्योरी कंप्लीट होती है। तो मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की थ्योरी पढ़ा दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, वो थ्योरी लिमिटेड है। कंफ्यूजन है सर। क्या पूछो? सर आप वहाँ पे if यूज कर रहे हैं, कहाँ पे then यूज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा। जी यही तो समझ, यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि इफ देन में और इफ एंड ओनली में डिफरेंस है कि नहीं। हाँ है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन कब हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू कब हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये बता। हाँ तो दिमाग लगाओ थोड़े से, क्या समझ नहीं आ रहा। हमने ये कहा if dash x पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और if dash x मोर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग है। क्या समझ नहीं आ रहा है? इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अलग अलग वर्ड है, अलग अलग डेफिनेशन है दोनों का, सेम नहीं है। मतलब वो if if और then यूज हो रहा है तो इसीलिए। जी जी जी, तो इंक्रीजिंग के लिए इफ एंड ओनली इफ करेक्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इफ एंड ओनली इफ करेक्ट नहीं है। उसका ये काउंटर एग्जांपल है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है लेकिन f dash x हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ इफ एंड ओनली इफ नहीं आया है। तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ ट्रू नहीं है, इसलिए सिर्फ इफ देन आया है। यही तो बारीकी जो एग्जाम में आपसे पूछेगा, और वही तो आप जो बच्चा वहां डिसाइड कर पाएगा वही तो करेक्ट करेगा। उनको भी पता है कि तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन होगा और ये क्लियर नहीं है, तो एग्जाम में यही तो पूछते हैं ये लोग। जहाँ कैसे डिसाइड करेगा एक अच्छा बच्चा में जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर, वो कैसे चेक करेगा? यही सब पॉइंट होते हैं चेक करने को, जो बारीकी हैं, जहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे। तो यही तो पूछते हैं एग्जाम में वो लोग। ये तो समझना है आपको कि यहाँ इफ एंड ओनली इफ क्यों नहीं हुआ। दिस इज द काउंटर एग्जांपल, इसलिए नहीं हुआ। मैंने बताया कि अगर f dash x पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो जरूरी नहीं है कि f dash x पॉजिटिव होगा। यहाँ एग्जांपल है कि x क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बट f dash x हमेशा पॉजिटिव नहीं है, 0 भी आ सकता है ये x बराबर 0 पे। सो दैट्स व्हाई इफ एंड ओनली इफ नहीं लिख सकते हम। ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यही लिखा होता है ना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना वहां पे कि एमएलई कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट एमएलई होगा जो स्टेटमेंट। तो ये सब थ्योरम ही तो आपको ये जानना होता है कहाँ इफ एंड ओनली इफ ट्रू है, कहाँ सिर्फ वन वे ट्रू है, इस तरीके से। चलो तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस मैं इसलिए करा देता हूं। अभी आपने फोर्थ पूछा तो चलिए फोर्थ ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ पूछा ना, फोर्थ, चलो फोर्थ देख लेते हैं। तो फोर्थ कह रहा है कि बोला f 0 से 2 में एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू। मैंने कल ही बताया था जब इस तरह केस होते हैं जहां डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इसका शेप, इसको कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं, तो इसका शेप कुछ इस तरह से होगा, ग्राफ अपवर्ड ही होगा 0 से 2 में। और फाई है fx प्लस f ऑफ 2 माइनस x। तो फाई क्या होगा ये बताओ, ठीक है ना। तो देखो जब इस तरह का ग्राफ होगा इसका तो मतलब ये है f जो है कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग और कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल पे होगा जो इंक्रीजिंग होगा, कुछ पार्ट पे डिक्रीजिंग होगा, ऐसा बनेगा। सर वो डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो कॉन्केव फंक्शन होगा। यस यस इस तरह से होगा, यस उसका ग्राफ ऐसा बनेगा रफली, तो बिलो होगा। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो इस तरह का शेप होता है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इस तरह का शेप रहता है। कहीं ना कहीं जैसे एक्स क्यूब वाला ग्राफ भी, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर में ये जो होता है विंग, तो इस तरह से ग्राफ जो रहेगा। हाँ तो अब मुझे क्या करना है, पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। देखो तो अभी हम एग्जांपल, एक एग्जांपल से काम करेंगे, फिर हम आएंगे जनरल कॉन्सेप्ट पे। देखो एंट्रेंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंपॉर्टेंट है। जैसे भी ये स्टेटमेंट्स हैं
तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर प्रूव करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना पड़ता है। लेकिन हम चूंकि जैम गेट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो हमें यहाँ मेथड दिखाना नहीं है क्या है, हमें कम टाइम में क्विकली आंसर निकालने हैं, तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपको यूज कर सकते हो। सो चूंकि एंट्रेंस का क्वेश्चन है ये, तो मैं सिंपली एक एग्जांपल लेके आगे मैं डिस्कार्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ कोई फंक्शन जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कोई फंक्शन बताओ मुझे, एनीवन? कोई भी एक फंक्शन बताओ जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल और पॉजिटिव और डबल डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर। चलो ए से एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है, डन। चलो अब क्या होगा, तो यहां से इसने कहा है कि जो 5x होगा वो आ गया fx x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 5 के बारे में बात करते हैं, तो चलो यहां से तुम 5 डैश x निकाल लो, कितना आएगा 2x प्लस 2 इंटू 2 माइनस x इंटू माइनस 1, तो मतलब यहाँ बीच में माइनस लगा दो, तो यहां से आ गया 2x माइनस 4 प्लस 2x, ठीक है, 2x माइनस 4 प्लस 2x मतलब 4x माइनस 4, यही ना, 4x माइनस 4 का 4x माइनस 4। अब यहां से मैं 5 डैश x को 0 पुट करता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। अब मेरा जो डोमेन था वो 0 से 2 था, मेरा जो डोमेन था वो 0 से 2 था, क्रिटिकल पॉइंट आया 1। अब जिन लोगों ने एनसीईआरटी कर रखा है तो उनको बहुत आसान लग रहा हो क्या कर रहा हूं मैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाला। अब मैं लगाऊंगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक। चलो तो यहां से है 5 डैश x की वैल्यू 4x माइनस 4 मतलब 4 टाइम x माइनस 1। तो सोचो x की वैल्यू जो 1 से ज्यादा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगी, x वैल्यू 1 से कम है तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगी। इसका क्या मतलब है कि जो 5 डैश x है वो नेगेटिव है इस इंटरवल पे, पॉजिटिव है इस पे। तो अब ऑप्शंस पे आते हैं, तो देखो चूंकि मैंने एग्जांपल लिया है तो हम ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे, गलत करेंगे जो इसके अगेंस्ट बोल रहा होगा। ट्रू आएगा जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रू होगा, एक एग्जांपल के लिए ट्रू होगा जरूरी नहीं, तो उसके लिए देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। सो बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑन 0 1 गलत, डिक्रीजिंग ऑन 0 2 ये भी गलत, डिक्रीजिंग ऑन 0 1 हो सकता है ट्रू, इंक्रीजिंग ऑन 0 1, तो एक ही ऑप्शन बचा तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, तो कुछ करना ही नहीं मुझे। तो एक एग्जांपल ने 3 ऑप्शन को आउट कर दिया, तो एक एग्जांपल इनफ है फॉल्स कहने के लिए, करोड़ों एग्जांपल कम है ट्रू कहने के लिए। तो चूंकि थर्ड ऑप्शन यहाँ ट्रू मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई अगला ऑप्शन बचा ही नहीं मेरे पास, तो ऑब्वियसली उसको ट्रू होना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब फॉल्स हो गया। बताओ किसको डाउट है तो। सर ये समझ नहीं आ रहा सर, लाइन वाला कैसे हो, कौन सा लाइन वाला? सर वो 0 to 1 और 1 to 2 जो आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? हाँ सर, क्या होता है बताइए मुझे। सर वो f dash x equal to 0 और फिर वो जो वैल्यूज x का जो वैल्यू आता है फिर वो नंबर लाइन ऊपर f dash x लेस देन मतलब लेस देन का जो वैल्यू होता है उसमें और ग्रेटर देन करके प्लस माइनस करके उसको। नहीं कंक्लूजन बताओ, ये कहानी मत सुनाओ। यू टेल मी द कंक्लूजन, व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज अ थ्योरम। तो व्हाट इज, जैसे मैं कोई चीज बताता हूं आपको टू द पॉइंट क्लियरली बताता हूं, इसका ये मतलब, इसका ऐसे समझाओ ना मुझे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है, आप ऐसे समझाओ मुझे एग्जैक्टली। आपको आता नहीं है, सच्चाई ये है, और ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है, अभी पहले भी मैंने पढ़ाया है अभी। सर f dash x equal to 0 का मतलब f हाँ वहां मैंने किया, f dash x 0 पुट किया, ये fx बराबर x बराबर 1 आया, ये 1 को क्या बोलेंगे, ये क्या निकला, ये क्या है, x बराबर 1 क्या है? सर f of x greater than equal to f of c होगा तो वो होता है मिनिमम होता है और fx less than equal to x होगा तो मैक्सिमम। अच्छा छोड़ो, चलो मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि 5 डैश x यहाँ नेगेटिव है, 5 डैश x यहाँ पॉजिटिव है, ये आपको समझ आता है? देखो यहाँ मेरे पास डोमेन है 0 से 2, तो ये मैंने डोमेन बनाया है, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है एक्चुअली। अब उस नंबर लाइन पे 1 को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट तो पढ़ा होगा ना,
क्रिटिकल पॉइंट है, तो मैंने इसको प्लॉट किया। अब मैं बोला आपसे ये कि 1 और 2 के बीच x की कोई भी वैल्यू चूज करो आप, 1 2 के बीच आप कोई भी x की वैल्यू चूज करो, उसको f डैश x में रखो, ये जो फाई डैश x है ना इसमें रख के देखो, बताओ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? कि अभी क्लियर नहीं हुआ? हाँ, x 1 और 2 के बीच आप कोई भी x चूज करो, उसको फाई डैश x में रखो, क्या आई? पॉजिटिव। और जब f डैश x पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है? मतलब मैक्सिमम। अरे नहीं छोड़ो, वो छोड़ो, अब यहाँ पे आ जाओ। f डैश x जब पॉजिटिव है, f डैश x जब पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है? हाँ तो यही तो पूछ रहा था आपसे मैं। f डैश x पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ऑप्शन पढ़ो आप। सेम यहाँ पे हुआ कि 0 से 1 के बीच मैंने कोई भी एक नंबर चूज किया, आप यहाँ पुट करो, क्या आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 0 से 1 के बीच इंटरवल जो है उसमें फाई डैश x नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा जो फाई x फंक्शन है 0 से 1 में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? और 1 से 2 में क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अब ऑप्शन में ये मैच करोगे, कौन सा ऑप्शन ये बात कह रहा है? तो बाकी चूंकि ऐसी बातें नहीं कर रहा, बाकी कह रहा है कि इंक्रीजिंग होगा 0 1 में, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये गलत कह रहा है, मतलब आउट हो गया। दूसरा कह रहा है डिक्रीजिंग है 0 2 में, ये कह रहा है 0 से 2 के बीच में पूरे इंटरवल पे f डैश x नेगेटिव है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे इंटरवल पे नेगेटिव है, इसलिए आउट हो गया। अभी ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग है 0 1 में, इंक्रीजिंग, ये अभी सही कह रहा है, तो इसको होल्ड करा हमने। ये कह रहा है इंक्रीजिंग है 0 2 में, इसका मतलब है कि 0 से 2 के पूरे इंटरवल पे f डैश x पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे इंटरवल पे पॉजिटिव है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो सिर्फ सी करेक्ट ऑप्शन है हमारे लिए। चेक करो, ये नंबर लाइन है, जस्ट ये नंबर लाइन, मैं ये चेक किया। मैं आपसे आगे पूछता हूं, बताइए 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा? तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का स्टेटमेंट देखो। द थिंग इज थ्योरी आपको क्लियर नहीं है, थ्योरी क्लियर कीजिए। सो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ा था कि जब साइन स्कीम नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो उस पॉइंट पे हमें लोकल मिनिमा मिलता है। तो बस ये ग्राफ है रफली, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इस तरह का ग्राफ है। 1 पे लोकल मिनिमा मिलेगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 से 1 में, इंक्रीजिंग है 1 से 2 में, इस तरह केस है। 1 पे f डैश x 0 है, तो रफली हो गया। तो उसमें भी इन्वॉल्व है, मैंने बताया था पहले कैसे मिलता है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो यहाँ डिक्रीजिंग यहाँ इंक्रीजिंग, इसलिए यहाँ पे मिनिमा है। तो डन ना, जिनका डाउट था मैं क्लियर हुआ, जो पूछ रहे थे फोर्थ क्वेश्चन, तो एटलीस्ट यहाँ से। तो चूंकि हमने ईच ऑप्शन को प्रूव नहीं करेंगे, हम एग्जांपल लेके डिस्कार्ड करेंगे। एग्जाम में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कम टाइम में एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है, करेक्ट, दैट इज द पॉइंट। एक और क्वेश्चन देखो। यस यस यस, तो हम कोशिश करें कोई इजी एग्जांपल ले जो अजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे इसने कहा था f डबल डैश पॉजिटिव होता है, ऐसा एग्जांपल हो डबल डैश पॉजिटिव आए, जैसे x स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, पॉजिटिव है, चलेगा। अगर जनरल मतलब से करना पड़ता तो मतलब एटलीस्ट थोड़ा बताइए। तो अगर जनरल मेथड में जाओगे तो फाई डबल डैश x निकालोगे तो क्या आएगा? फाई पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो फाई डबल डैश x निकालोगे तो f डबल डैश x और f डबल डैश 2 माइनस x सम आएगा ना, तो पॉजिटिव आएगा एक्चुअली, राइट। तो फाइव डबल डैश x एक्चुअली क्या है? पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब फाइव जो है वो कनकेव, मतलब कनकेव अप है या कॉन्वेक्स फंक्शन है। और उसके बाद तुम फाइव डैश x को 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? f डैश x बराबर f डैश 2 माइनस x जनरल। सो f डैश x इज इक्वल टू f डैश 2 माइनस x। इसका मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव x पे और 2 माइनस x पे सेम है। इसका क्या मतलब है? x कोई बीच का पॉइंट होगा, हाँ सिमेट्रिक, एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। किसके अबाउट? x नहीं नहीं
एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश 2 माइनस एक्स है, तो स्लोप एट x एंड स्लोप एट 2 माइनस एक्स इक्वल है। और मुझे पहले बता रखा है कि f जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो इसके पास कॉन्वेक्स है ना, तो इसका मतलब है कि ओनली वन पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो ओनली वन पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसका मतलब है कि x और 2x, x और 2 माइनस एक्स को इक्वल होना पड़ेगा। अच्छा ऐसे सोचो, मैं तुम्हें जनरल प्रूफ बताता हूँ। तुम ऐसे सोचोगे एफ डबल डैश पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब है d अपॉन dx ऑफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। मान लो इसको कुछ नया नाम दे दो अभी, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, लिख सकते हैं, है ना। इनफैक्ट मोर देन जीरो है तो बोल सकते हैं मोर देन जीरो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वन वन फंक्शन है? अब तुम उस कंक्लूजन पे आओ। सो फाइव डैश एक्स तुम्हारा है एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स, तुमने फाइव डैश एक्स को जीरो पुट किया। तो ये मैं जनरल प्रूफ लिख रहा हूँ, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम कैसे प्रूफ करते, तो सब्जेक्टिव में देखो। तो f डैश x इज इक्वल टू f डैश 2 माइनस x। अब यहाँ f डैश x वन वन फंक्शन है, तो वन वन फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, क्या थ्योरम है, क्या कहता है वन वन फंक्शन, मतलब x इक्वल्स टू होगा a और 2 माइनस x, है ना। fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज x1 बराबर x2, तो इंप्लाइज x1 बराबर x2, सो इंप्लाइज x बराबर 1। तो x इज इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। हो गया बस। तो अब तुम फिर से नंबर लाइन बनाओ और चेक करो। तो 0 से 1 में क्या होगा ये देखना है, 0 से 2 में क्या होगा। तो इस बीच का कोई नंबर उठाओ, इस बीच का कोई नंबर उठाओ, दिख जाएगा ये है। और f डैश x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो तुम निकालो यहाँ पे बीच में, वही चेक कर लो, साइन स्कीम फिर से लगाओ। तो तुम बीच का कोई नंबर लो, देखो यहाँ पे 5 डैश x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो तुम 5 डैश यहाँ पे 3/2 निकाल लो, कितना बनेगा f डैश 3/2 माइनस f डैश 1/2। अब बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, f डैश क्या है मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो डेफिनेशन लगाओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन लगाओ, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि 3/2 मोर देन 1/2, तो f डैश 3/2 मोर देन f डैश 1/2, डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस इज मोर देन 0। सिमिलरली तो यहाँ से 5 डैश, तो इधर ये पॉजिटिव होगा, मैंने एक आर्बिट्री नंबर चूज किया इस बीच का एक्चुअली, तो व्हाटएवर नंबर यू विल चूज बिटवीन 1 एंड 2 ये पॉजिटिव आएगा। अगेन 5 डैश 1/2, सो f डैश 1/2 माइनस f डैश 3/2। ये बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, क्योंकि 3/2 मोर देन 1/2 है, तो f डैश 3/2 मोर होगा, क्योंकि मुझे पता है f डैश इंक्रीजिंग है, तो ये नेगेटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव हो गया। सेम चीज है 0 से 1 में 5 डिक्रीजिंग फंक्शन है और 1 से 2 में 5 इंक्रीजिंग फंक्शन, ये प्रॉपर प्रूफ हो गया। तो एग्जाम में इतना करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा ना, तो हम क्यों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना क्यों करेंगे, नहीं करेंगे इतना, हम टाइम किल होगा, बाकी क्वेश्चन छूटेगा। ये तो ये जनरल प्रूफ हो गया कि ऑप्शन सी ही क्यों करेक्ट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ऑप्शन सी ही करेक्ट है, बाकी सब गलत है। एग्जाम्पल ने क्या किया, जो पिछला हमने अप्रोच लगाए, यहां हमने ये दिखाया कि ए बी सॉरी सी, हाँ सी, हमने एग्जाम्पल ने ये कहा कि ऑप्शन ए बी डी गलत है, इसलिए सी करेक्ट है। दोनों मेथड अलग अलग हो गया। यहाँ इस एग्जाम्पल ने बस ये बताया हमें कि ए बी डी तो गलत है, तो इसलिए हमने कहा सी करेक्ट है। यहाँ हमने डायरेक्टली ये प्रूव किया कि सी ही करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शन गलत ही होगा ऑब्वियसली, एक ही करेक्ट है तो इसीलिए। तो चूंकि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो ये करेंगे, जो कि आईएसआई में होता है या सीएमआई से होता है, तो बाद की चीजें तो बाद में कर सकते हो, बट अभी हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाने हैं, कि ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे मैं सॉल्व करूं क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच आपके टाइम खाएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो यू हैव टू लर्न ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ताकि टाइम बचे।
एनीवे चलिए, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग डिग्री समझ आ गया। दो क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखा दिया, एक एग्जांपल लेके दूसरा जनरल प्रूफ कर दिया, तो आपको आइडिया मिल गया होगा क्या है। टाइम भी खत्म हो रहा है तो मुझे लगता है कि तो अभी आप लोग ये ट्राई करके आओ। एक तो पहला टॉपिक था आपका टैंजेंट नॉर्मल वाला, दूसरा टॉपिक है रेट मेजर इंटीग्रल, इतना करा दिया मैंने। इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल, तो इसमें टोटल है 26 27 29 32 क्वेश्चन, 32 इसमें है 22 उसमें था, तो 50-60 क्वेश्चन अप्रॉक्स है। तो इसकी थ्योरी में नेक्स्ट, अच्छा लास्ट क्लास में करा ही चुका हूँ थ्योरी में, क्या ही नया कराऊंगा। रोल्स थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम लास्ट क्लास में करा दिया ना, तो ये प्रॉब्लम करके आना, पिछली क्लास में इसकी थ्योरी कराया मैंने, तो ये प्रॉब्लम करके आओ। तो इसमें कितने क्वेश्चन, 1 2 3 ही क्वेश्चन इस टॉपिक पे है, तो ये ट्राई करके आओ। और बचे अब मैक्सिमा मिनिमा, तो इसकी थ्योरी में कल फिर से कराऊंगा। तो फिर से मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, फिर से बताऊंगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, ये सब मैं फिर से बताऊंगा, जो कि पहले बता चुका हूँ बैच 00 में। हाँ मैक्सिमम से मिनिमम जैम गेट का सिलेबस। यस, तो ये एक्चुअल हमारा जैम गेट का भी सिलेबस है, मतलब डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा एक्चुअल सिलेबस है जैम गेट में, ठीक है ना। तो ये पार्ट ऑफ सिलेबस है एक्चुअली, तो ये आपको ठीक से करना होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हम इसकी थ्योरी में नेक्स्ट क्लास में मतलब एक बार पहले थ्योरी बता चुका हूँ बैच 00 में, फिर से एक बार ब्रीफली बता के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ट्राई कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है कि ये चैप्टर आप लोग ट्राई करके आ सकते हैं। जो लोग एनसीईआरटी किए हैं ना, तो उनके लिए इसमें नया कुछ नहीं है, उनके लिए इसमें नया कुछ नहीं है। बाकी फिर भी मैं कल जो क्लास होगी उसमें मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी बता के ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। देखो यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैं कह रहा हूँ एक कसम खाओ कि रोज 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे किसी भी बुक का हो, किसी असाइनमेंट का हो। अगर डेली तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन तुम कर पाओगे पूरे साल में। तो ये कोशिश कर सकते हो। हाँ पूछना है कुछ अमरजीत? हेलो सर। यस सर डाउट का रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिल पाता है सर। क्यों नहीं मिल पाता है? डाउट क्लास के नाम से चैनल पे अपलोडेड है, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है। खोलो व्हाट्सएप ग्रुप का, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिखा हुआ है डाउट क्लास, देखो जरा, है चेक करो, है ना, चेक तो करो है कि नहीं। और सर क्लास अभी कर सकते सर? हाँ हो गया, क्लास अभी के लिए थ्योरी खत्म हो गया। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिनके डाउट्स हैं। तो अभी हमारे डाउट क्लास चलेंगे, अभी 10 बजने वाले हैं, 11 बजे तक, ठीक है। तो अभी 11 बजे तक डाउट क्लास चलेगा, थ्योरी यही खत्म हो गया। आपका होमवर्क क्या है आज का? आज का होमवर्क है ये चैप्टर कंप्लीट करके आना, जितना कर सकते हैं उसको कंप्लीट कीजिए। इस चैप्टर को, इसको सॉल्व करके आना है आप लोग, आपका ये होमवर्क है। मैक्सिमम तक ये है सर टीचर। हाँ इसको करके आना। मैक्सिमम मिनिमम भी कर सकते हो तो कर लो, वरना कल मैं पढ़ाऊंगा मैक्सिमम मिनिमम। हालांकि आप कर सकते हो खुद भी, तो एक कंप्लीट करो। एक बार मैं कल थ्योरी पढ़ाऊंगा मैक्सिमम मिनिमम का दोबारा, पहले एक बार करा चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बार 3 बार आगे फिर आएगा। तो एक बार करा के फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको सॉल्व करके आना है, डाउट डिस्कस करना मेरे साथ। चलिए कौन सा टॉपिक था? एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th एनसीईआरटी, क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 6, यही सब टॉपिक्स है वहाँ, यही सब क्वेश्चंस भी आएंगे। और सर इसका लेक्चर जैसे आज ही अपलोड कर दीजिएगा सर। हाँ एक्चुअली लेक्चर अपलोड टाइम लगता होता है। अभी मान लो मैं पढ़ाता हूँ 6 से 11, तो 5 घंटे के वीडियो अपलोड होने में 10 घंटा लगता है एक्चुअली, क्योंकि ये HD है ना। तो जैसे रात को मैं इसलिए लैब जाता हूँ, रिकॉर्डिंग लगा के मैं चला जाता हूँ सोने, फिर सुबह लैब जाता हूँ तो अपलोड हो चुका होता है। तो 8-10 एक वीडियो अपलोड में 2 घंटे लगते हैं लगभग। तो टोटल मतलब मतलब 1 घंटे की क्लास होती है, तो अपलोड 2 घंटे में होता है, वो डबल टाइम लगते हैं। तो 5 घंटे के बाद 10 घंटा तो अपलोड होने लगता है, ठीक है। तो सुबह तक अपलोड होगा। हाँ हाँ PDF अभी मिल जाएगा आपको, क्लास के जस्ट पास भेज दूंगा। हाँ ठीक है, अभी डाउट क्लास करेंगे, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, डाउट नहीं है। डाउट वाले लोग रुक जाओ, स्टार्ट करेंगे 10 to 11।